नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशन 24th में आपका स्वागत है। आज हमारा कंटिन्यूसली 24th आर्टिकल है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भू राजनीति से लिया गया आर्टिकल है। थोड़ा डिफरेंट है जो हम कॉमनली पढ़ते हैं उससे, लेकिन हाँ, इसके कई बार जो पार्ट्स हैं वो आपको अलग अलग तरह की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपके जो एग्ज़ाम्स के क्लोज टेस्ट है उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। हम आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। द एंड ऑफ जियो स्ट्रेटेजी, भू राजनीति का अंत। आज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन टेक्स शेप, जैसे जैसे आर्थिक और तकनीकी भूमंडलीकरण, तो भूमंडलीकरण तो बिजनेस का है, लेकिन उसमें भी आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन टेक्स शेप, अपना आकार ले रहा है। इट शैटर्स लॉन्ग हेल्ड, ये तोड़ रहा है लॉन्ग हेल्ड जो काफ़ी समय से कायम है स्ट्रेटेजिक बिलीफ्स, जो रणनीतिक जो हमारी विचारधाराएं हैं उनको, रणनीतिक जो हमारी मान्यताएं हैं उनको तोड़ रहा है। स्ट्रेटेजिक बिलीफ का मतलब होता है रणनीतिक मान्यताएं, उनको तोड़ रहा है। माई फर्स्ट आर्टिकल एज ए कॉलमनिस्ट अपीयर्ड इन अ नेशनल इंग्लिश डेली टाइटल्ड पाकिस्तान्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर वॉर ऑन जनवरी 1, 2009। तो ये जो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं, मेरा जो पहला आर्टिकल है वो नेशनल इंग्लिश डेली में अपीयर हुआ था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जिसका टाइटल था पाकिस्तान्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर वॉर ऑन जनवरी 1, 2009। द लास्ट लाइन सेड इट ऑल, इसकी अंतिम जो लाइन है वो सब कुछ कहती है। द वॉर हैज़ ऑलरेडी बिगिन, युद्ध तो छिड़ चुका है। द क्वेश्चन इज व्हेन डिड इट बिगिन, कब शुरू हुआ। द आर्टिकल सेट अ टेम्पलेट ऑफ माई हाइपोथेसिस, वो आर्टिकल है वो टेम्पलेट सेट करता है, मतलब वो एक छोटा नमूना पेश करता है ऑफ माई हाइपोथेसिस, जो मेरी परिकल्पना है उसका। हाइपोथेसिस परिकल्पना होता है। फ्रॉम विच आई हैव नेवर फ्लिंच्ड, फ्लिंच का मतलब होता है पीछे हटना या सिकुड़ना, उससे मैंने कभी मैं पीछे नहीं हटा। द पैराडाइम इज़ नॉट लोकलाइज्ड, जो आयाम है वो लोकलाइज्ड नहीं है। rather set in the real politic of the prevailing international geostrategic movements। तो ये कह रहा है कि इसका जो आयाम है वो, इसका जो पहलू है वो रियल पॉलिटिक है, पूरी दुनिया की उसमें निहित है, ना कि लोकल एनवायरनमेंट में। मच दैट वाज डिसबिलीफ हैज़ बिकम पार्ट ऑफ रिसेंट हिस्ट्री, ज़्यादातर उसका हिस्सा जो डिसबिलीफ था उस समय, अमान्यता था, हैज़ बिकम पार्ट ऑफ रिसेंट हिस्ट्री, वो आज हाल ही के इतिहास का हिस्सा बन गया है। इवेंट्स आर अनफोल्डिंग एज एसेस्ड, इवेंट्स वैसे ही खुल के सामने आ रही हैं जैसे हमने एसेस किया था। दिस वीक एज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इज़राइल, बेन नेतन्याहू भी बोलते हैं इनको, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हामिद करज़ाई सिट टुगेदर इन दिल्ली, वो दिल्ली में साथ बैठे हुए हैं। ऑल असेसमेंट्स ऑफ दिस आर्टिकल ब्लॉग एज फार एज बैक 2002 हैव प्रूव्ड ट्रू, कि एक आर्टिकल था जिसमें 2002 में इसने विजुअलाइज़ किया था कि इज़राइल के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री एंड हामिद करज़ाई जो है वो दिल्ली में बैठे हैं। 2002 में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ऑल असेसमेंट्स ऑफ दिस आर्टिकल एंड ब्लॉग्स आर एज फार बैक एज 2002 हैव प्रूव्ड ट्रू। इसके कुछ हिस्से 2002 में लिखे गए थे जिन्होंने अभी तक क्या है वो सच साबित हुए हैं। द पीरियड फ्रॉम 2001 टिल नाउ, 2001 से लेके अब तक का जो समय है, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली फॉट अ वॉर ऑन मैनी फ्रंट्स, पाकिस्तान ने कई जो है मोर्चों पे, फ्रंट का मतलब यह मोर्चे से हैं, अपनी लड़ाई लड़ी है सफलतापूर्वक। एंड वेडेड ऑफ मैनी नॉन काइनेटिक पिंसर्स, और कई, वेड ऑफ का मतलब होता है पार पाना, मैनी नॉन काइनेटिक पिंसर्स हैं। विद क्रैक्स बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान नाउ पब्लिक, क्रैक का मतलब होता है दरार, जो पाकिस्तान और यूएस में अभी जो हैं वो स्पष्ट हैं। नाउ पब्लिक मतलब जनता के सामने हैं। द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ दिस इनविजिबल कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अराइव्ड, ये जो ना दिखने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसका जो पॉइंट, जो ना दिख, जो डिफाइनिंग मोमेंट है,
जो निर्णायक क्षण है वो आ गया है। इट इज़ नो मोर अ गेम ऑफ हेयर हंटिंग विद हाउंड्स, ये कोई खरगोश का शिकार नहीं है हाउंड्स के साथ, शिकारी कुत्तों के साथ, इडियम है। सो नो मोर गेम ऑफ हेयर हाउंडिंग विद हाउंड्स, पाकिस्तान हैज़ टू बिकम प्रोएक्टिव, क्लेवर एज अ स्नेक एंड अ हार्मलेस एज अ डव। और पाकिस्तान को सांप की तरह चतुर रहना होगा और डव की तरह हार्मलेस, यानी दूसरे को नुकसान ना पहुँचने वाला। ये जो ऑथर हैं ये पाकिस्तानी ही हैं और समहाउ इनको लगता है कि पाकिस्तान इनोसेंट है। तो आज मैंने आर्टिकल क्यों लिया? आज मैंने आर्टिकल इसलिए लिया क्योंकि उनको लगता है कि वो इनोसेंट है। तो दुश्मन का भी अपना एक ओवरव्यू, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपने बारे में, वो भले ही गफलत से भरा हुआ हो, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ द जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट आई कीप रेफरिंग टू? तो ऐसा क्या भू रणनीतिक संदर्भ है जिसको मैं रेफ़र करता रहता हूँ? भू रणनीतिक, जियो स्ट्रेटेजिक संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट क्या है? संदर्भ है जिसे मैं रेफ़र करता हूँ। पोस्ट यूरोपियन यूनिफिकेशन वॉर्स ऑफ 19th सेंचुरी, यूरोप के बाद जो यूनिफिकेशंस वॉर हुई 19वीं सदी में, यूनिफिकेशंस का मतलब एकीकरण की। द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट इज सेट ऑन 3 जियो स्ट्रेटेजिक थ्योरीज कल्मिनेटिंग इन पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। 3 अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक टेम्पलेट लिखे गए, इज सेट ऑन 3 जियो स्ट्रेटेजिक थ्योरीज, जो 3 भू रणनीतिक थ्योरीज उसकी दी गई, कल्मिनेटिंग इन पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म, जिसका रूपांतरण जो किसके रूप में शिखर पे पहुंची? राजनीतिक एब्सोल्यूटिज्म के तौर पे। दिस कंपटीशन अकाउंटेड फॉर अनरिलेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर अ सेंचुरी, और ये जो कंपटीशन है अकाउंटेड फॉर अनरिलेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, अनरिलेंट का मतलब जो रुके ही नहीं, फॉर अ सेंचुरी, लगभग 1 सदी से। The labyrinth of this absolutism lies in the US's obsession of total global dominance littered all over its policy papers। और इसका जो एब्सोल्यूटिज्म का जो है वो किस चीज़ में निहित है? यूएस का जो ऑब्सेशन है, सनक है कि टोटल ग्लोबल डोमिनेंस, हमारी जो है डोमिनेंस होनी चाहिए, एब्सोल्यूट डोमिनेंस पूरी दुनिया पे, लिटर्ड ऑल ओवर पॉलिसी पेपर्स, जो पूरे इनके जो पॉलिसी पेपर्स हैं उन पे बिखरी पड़ी है। लिटर का मतलब बिखेरना। मैकाइंडर्स हार्टलैंड थ्योरी, मैकाइंडर की हार्टलैंड थ्योरी है मेंशन्ड एज एरिया ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया जिसको कहते हैं, उसको उसने किसके रूप में मेंशन किया? यूरोप और एशिया, यूरेशिया रीजन, एज द पिवट ऑफ द वर्ल्ड, समराइज दैट, वो उसके केंद्र, पिवट का मतलब होता है धुरी, ऑफ समराइज दैट हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, जो ईस्ट यूरोप को कमांड करेगा वो इस हार्टलैंड पे कब्जा करके रखेगा। हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड्स, और जो इसको हार्टलैंड को रूल करेगा, किसका? यूरोप और एशिया का पार्ट जो आपस में मिलता है, वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। एंड हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड, उसको वर्ल्ड आइलैंड कहा उन्होंने, और जो वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करेगा, यूरेशिया के जो पार्ट को कमांड करेगा, वो पूरे दुनिया को कमांड करेगा। ये थ्योरी है। द पिवट रन फ्रॉम वोल्गा इन रसिया टू यांगत्से इन चाइना, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड फ्रॉम द हिमालयाज टू आर्कटिक। तो ये जो पिवट है इसको, ये कहाँ से हुआ? रसिया का जो वोल्गा पार्ट है, चाइना का ईस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा, एंड हिमालयाज टू आर्कटिक, और हिमालय से लेके आर्कटिक जो आपका महाद्वीप है वहाँ तक का एरिया, मतलब भारत को एक्सक्लूड कर रखा है। चलो ठीक है, अच्छा है, भारत को एक्सक्लूड कर रखा है, इस एरिया को इसने पिवट कहा है। आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 में हुई, उसके बाद कम्युनिज्म की स्थापना हुई रसिया में। कम्युनिज्म बिकेम द बिगेस्ट थ्रेट, और उसके बाद जो है वो जो है साम्यवाद, कम्युनिज्म क्या है? साम्यवाद जो है वो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। एंड द मेन कॉज ऑफ नाजी जर्मनी टू जर्मनी इन्वेडिंग रसिया, और यही मुख्य कारण बना कि नाजी जर्मनी ने रसिया को पे हमला कर दिया। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इन सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ सेंट्रल एशिया, और वर्ल्ड वॉर का नतीजा ये हुआ सोवियत ने पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया उसको ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काफ़ी हिस्सा मंगोलिया का, और ये वाला जो पार्ट है तुर्कमेनिस्तान,
ये वाला जो पार्ट है इस पे जो है वो सेंट्रल एशिया पे सोवियत ऑक्यूपेशन हो गया। पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया एंड ईस्ट यूरोप, और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और ईस्ट यूरोप पे भी किसका कब्जा हो गया? सोवियत यूनियन का। यूएसए अज्यूम्ड द रोल ऑफ नाजी जर्मनी, और वहाँ से यूएस ने किसका रोल पकड़ लिया? नाजी जर्मनी का। कोल्ड वॉर वॉज फॉलोड बाय अफ़गानिस्तान, और उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुई और अफ़गानिस्तान के युद्ध के साथ ख़त्म हुई। ये इतिहास है, जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, वो इस चीज़ को जानते हैं कि कोल्ड वॉर शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध कहते हैं अमेरिका और यूएसएसआर, जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था उस दौर का, जो सोवियत संघ था, उसके बीच की जो खींचतान थी उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। For the biggest world island, USA, insulated by oceans to effectively contain the world pivot, Russia, East Europe, Central Asia and China, occupation of rimland needed a very strong naval power. और उसको कंट्रोल करने के लिए US has to become a very strong naval power, क्योंकि चूँकि अमेरिका जो है वो सीधा लैंड से नहीं जुड़ा हुआ, एशिया से, यूरोप से, सी से जुड़ा हुआ है। अमेरिका जो अमेरिकन महाद्वीप हैं दोनों के दोनों ही। USA found the answer in Admiral Alfred Thayer Mahan theory. अल्फ्रेड थायर मैहन, उन्होंने एक थ्योरी दी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री 1660-1783, कि जो प्रभाव है समुद्री ताकत का वो इतिहास पे 1660 से लेके 1783 में। उस दौर में इंग्लैंड के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी, इसीलिए इंग्लैंड सबसे ज़्यादा कॉलोनीज बसा पाया। द स्ट्रॉन्ग नेवल लॉन्ग आर्म कैपेबल ऑफ प्रोजेक्ट मिलिट्री एंड एयर पावर बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ यूएस जियो स्ट्रेटेजी, और जो नेवी की जो लंबी बुझाएँ हैं उनको किसके थ्रू प्रोजेक्ट किया? मिलिट्री एंड एयर पावर बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ यूएस जियो स्ट्रेटेजी, कि आप सी से ही एयर पावर भी लॉन्च कर पाएँ, और इसी ने जो अमेरिका की भू रणनीति है उसको डिफ़ाइन किया आगे चलने में। यूएस बिकेम द लिंचपिन ऑफ द कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी टू इफेक्टिवली शो दिस मसल इन द टू वर्ल्ड वॉर्स, और यूएस जो है इसका लिंचपिन, जो किंग पिन, लिंचपिन उसको हम कहते हैं कि जो गिरोह का जो मुखिया होता है, ऑफ द कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, कब काबू में रखने की जो रणनीति है, टू इफेक्टिवली शो, प्रभावी रूप से दिखाना, दिस मसल इन टू वर्ल्ड वॉर्स, 2 वर्ल्ड वॉर में इन मसल्स को इन्होंने दिखाया, मतलब अपने प्रभाव को दिखाया। एंड द कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में भी रशियाज क्वेस्ट फॉर हॉट वाटर्स बिकेम द रिकरेंट थीम, और रसिया का जो क्वेस्ट है हॉट वाटर्स मतलब गर्म इलाकों की तरफ कब्जा करने का, बिकम रिकरेंट थीम। दिस इज़ अनदर ट्राइपॉड ऑफ इंस्टेबिलिटी आई कॉल द डेविल्स ट्राइंगल, सीरिया, Middle East, Crimea, Ukraine and Afghanistan, Pakistan. The tug of war in this triangle will set the template for future balance of power. Pakistan is the fulcrum to the positives that are bound to happen in future. And ये जो अब जो है वो ट्राइंगल वो किसका है? सीरिया एक तरफ, क्रीमिया एक तरफ एंड पाकिस्तान एक तरफ, इज़ द फलक्रम टू द, ये जो बीच का हिस्सा है इसमें अभी सारा टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्साकसी, टग ऑफ वॉर रस्साकसी को कहते हैं। पाकिस्तान इज़ द फलक्रम टू द पॉजिटिव्स दैट बाउंड टू हैपन इन फ्यूचर, और पाकिस्तान जो है वो सकारात्मकताओं का केंद्र बिंदु है जो भविष्य में होने वाली हैं। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, हालांकि मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं। द काइंड ऑफ डेमोग्राफी जो चेंजेस पाकिस्तान में हो रखे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह की जहालत है और पाकिस्तान में जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, उनको लेके पाकिस्तान के राइटर्स जो है, इंटेलिजेंसिया या जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंट तबका है, जो जिसको हम, एक तबका भारत में भी ऐसा जो बैठ के मुँह चला के खाने का आदी है, काफ़ी समय तक वो लोग मीडिया पे भी हावी रहे, वैसा ही पाकिस्तान में भी एक तबका है जो उनको लगता है कि उनका इंटेलेक्चुअल पावर विल प्रिवेल समडे और उससे दुनिया में क्रांति आ जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिजास्ट्रस इन पाकिस्तान। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम सा।